जो मंजिलों को पाने की चाहत रखते हैं, जो मंजिलों को पाने की चाहत रखते हैं, वो समुद्रों पर भी पत्थरों के पुल बना देते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं अभिनंदन राज आपका इस JRF जंक्शन चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हमारे बीच बात करने के लिए वागीश शुक्ला जी हैं। इन्होंने LLM करते हुए विधि से अपने JRF की परीक्षा उत्तीर्ण की। सर्वप्रथम वागीश जी, इसके लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद अभिनंदन। सर, ये आप बताइए कि सर, आपने जब अपना स्क्रीन पर रिजल्ट देखा कि आप क्वालिफाइड फॉर JRF एंड असिस्टेंट प्रोफेसर सर हुआ, तो सर आपको कैसा अनुभूति हुई या कैसा आपको लगा उस समय? नहीं, इसके लिए तो हमें बहुत अच्छा लगा कि हमें एग्जाम मिल जाएगा। हम डायरेक्ट केवल इंटरव्यू के जरिए ही अपने PhD में एडमिशन ले लेंगे और इसके लिए हमारा इलाहाबाद यूनिवर्सिटी सबसे अच्छा बेस्ट रहेगा, क्योंकि हमने यहाँ से LLB किया है, LLM किया है और PhD भी यहाँ से हो जाएगा, तो हमारे लिए बहुत अच्छी उपलब्धि हो जाएगी। सर, ये बताइए इसके पीछे आपका क्या मोटिवेशन रहा कि आप JRF की परीक्षा उत्तीर्ण करें और वो LLM करते हुए, तो इसके पीछे आपका क्या मोटिवेशन था? मेरा मोटिवेशन ये था कि हमारे संविधान में एक चीज ये लिखा हुआ है कि जो उच्चतम न्यायालय है वहाँ के न्यायाधीश की योग्यता क्या होगी। तब वहाँ उसमें एक ऑप्शन ये भी है कि जो विधि में पारंगत विधिवेत्ता हो, जिसे हम डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट कहते हैं, वो सीधे अपॉइंटमेंट हो सकते हैं किसके लिए? एज ए सुप्रीम कोर्ट के जज के लिए। तब इसीलिए हम सोच रहे थे कि हमें ला में कुछ करना है, ला के क्षेत्र में आगे बढ़ना है और वो JRF के थ्रू हमारा आसान हो जाएगा। JRF के लिए इसलिए आसान कि इसमें फिर स्कॉलरशिप भी मिलती है और हम पूरी तरीके से बिल्कुल हम पूरी तरीके से सर्वाइव कर सकते हैं कि हमें क्या करना है और हम अपना पूरा बेस्ट आप दे सकते हैं। और एक विद्या है तो इसका अध्ययन करना वैसे भी सबके लिए आवश्यक है और एक डेवलप सोसाइटी। मतलब आपका सर मोटिवेशन ये रहा कि आप जज बनना चाहते हैं, तो इसके लिए भी कहीं ना कहीं एक ध्येय रहा कि जो योग्यता है उसके लिए बिल्कुल ये योग्यता है कि हम डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट के जज के रूप में नियुक्त हो सकते हैं। बिल्कुल हमारे पास योग्यताएं हो सकती हैं। बिल्कुल। और फिर अपना इलाहाबाद यूनिवर्सिटी तो सबसे अच्छा है, सुपर है। सर, ये बताइए कि इसमें 2 पेपर होते हैं सर। एक पेपर 1 जो जनरल पेपर होता है जिसमें टीचिंग, रिसर्च और सब चीजें पूछी जाती हैं, और एक पेपर होता है सर आपका लॉ। तो सर, इसके लिए आपकी क्या रणनीति रही? जो सर इस लॉ में आना चाहते हैं तो उनके लिए थोड़ी सी आप अगर रणनीतियों पे अपने प्रकाश डालेगी, क्या स्ट्रेटेजी आपने बनाई? सबसे पहले तो इसमें 2 पेपर होते हैं। जनरल फर्स्ट पेपर तो जनरल होता है जो सब में रहता है, ठीक। और हम लोग जब LLM 3rd सेमेस्टर में थे तब पढ़ रहे थे एक लीगल रिसर्च एंड मेथोडोलॉजी सब्जेक्ट ही हम लोगों को पढ़ाया जाता है, और जो कि हमारे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं डॉक्टर अंशुमान मिश्रा, और इन्हीं के अंडर में मैंने LLM 4th सेमेस्टर की डिसर्टेशन भी लिखी हुई है। तब हम इनसे सहायता लेते रहते थे, हम बताते रहते थे। तब इस विद्यार्थियों को सबसे ज्यादा तो आवश्यकता है कि वो रिसर्च के बारे में जाने, रिसर्च एप्टीट्यूड होता क्या, क्योंकि जब तक वो रिसर्च के बारे में जानेंगे नहीं तब तक उसके अंदर ऊर्जा नहीं आएगी, उसके प्रति लगाव नहीं आएगा। जो फर्स्ट पेपर और इससे 5 से 7 क्वेश्चन बनते हैं, रिसर्च से 5 क्वेश्चन तो बनने हैं जी सर, वो एक यूनिट से जी। अब ये सब में अलग रहता है, लेकिन जो यूजीसी एक नॉर्मल यूजीसी है वो सबके लिए सामान्य कर देता है वो सबके लिए सामान्य। मैंने रिसर्च से पूरा सब्जेक्ट पूरा पेपर किया था। मैं LLM 3rd सेमेस्टर में रिसर्च अच्छे से पढ़ा रहा और वो अंशुमान मिश्रा सर की देन है कि जिन्होंने हमें इस काबिल बनाया। मैंने रिसर्च के पूरे क्वेश्चन किए। कुछ टीचिंग एप्टीट्यूड का भी होता है। इसके बाद आता है हम लोगों का कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन स्किल जो है वो सबसे बेस्ट तरीका माना जाता है किसी भी चीज को एक दूसरे को प्रभावित करने का सबसे सर्वोत्तम तरीका है। 5 क्वेश्चन इसीलिए उससे भी आते हैं। वो ISP से भी जो परीक्षा देते थे, एग्जाम देते थे, उनमें भी कम्युनिकेशन आता है। इसके बाद एक आता है लेखांश आता है, एक लेख गद्यांश दिया जाता है, उसमें क्वेश्चन करने रहते हैं। वो क्वेश्चन वो तो बहुत अच्छा है, वो पढ़ने का तरीका उससे ये जान जाते हैं कि हमारे अंदर समझ कितने, जो बोध होता है कम्युनिकेशन का आता है वो। और एक बारंबारता आता है कि कैसे क्या टैली करना है, क्या नहीं करना है, सांख्यिकी अनुमान। तो ये सब आप अच्छे से तैयार कीजिए। और एक 5 नंबर का रीजनिंग आता है, तो वो बताता है कि लॉजिकल कैसे है, क्या नहीं है। और एक DI हो गया, वो तो जनरल जो साइंस साइड वाले हैं या मैथ वाले हैं वो जनरल है, वो तो लगभग सब कर। तो सर, इसके लिए आपने कौन सी बुक पढ़ी? कोई बुक पढ़ी थी फर्स्ट पेपर के लिए? हाँ, बुक तो मैंने KVS बनाना, प्लस मैंने
अपने सारे प्रोफेसरों से संपर्क लिया था, मदद ली जो आपने जहाँ से हाँ, तो सर जैसा कि अभी आपने इसमें आपने बताया कि आप ग्रामीण परिवेश से रहे हैं, कि आपका बीए ग्रामीण क्षेत्र से हुआ, तो सर इस पे बताइए कि कितना संघर्षशील रहा कि आप ग्रामीण परिवेश से होकर आज पीएचडी करने जा रहे हैं। नहीं संघर्षशील क्या, मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि मैं पीएचडी करूंगा। हमारे लिए हमारी एक दादा की लड़की है, वो संस्कृत से इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से पीएचडी की। जब हम आए थे और मैं क्लास 5 में था, तब वो स्कॉलरशिप भी पाती थी, लेकिन हमें मालूम नहीं था कि हमें करना है क्या करना है। वो इलाहाबाद में रहती थी, हम आए थे उनके पास एज ए छोटे भाई की तरह। वो हमारी बहुत हेल्प की, बहुत सेवा की, एक प्रकार से बहुत ज्यादा मानती थी। सर इसमें फिर एक सेकंड, फिर हुआ ये कि हम लोग गांव से आए, इंटर मेरी गांव की पढ़ाई, बीए मेरी गांव की। हम ये नहीं सोचे थे, हम सोचे थे कि हमको ला किसी तरह कर लेना है, हमको अपना एडवोकेसी चलाना। लेकिन ला करने के बाद हमारे प्रोफेसर डॉक्टर MP तिवारी, प्रोफेसर अंशुमान मिश्रा, प्रोफेसर JP मिश्रा और प्रोफेसर RK चौबे, मतलब जितने भी लोग थे ये प्रोफेसर, ये सेकंड सब्जेक्ट में हमारी बहुत ज्यादा मदद की, जरूरत से ज्यादा, और हर समय हमारा ध्यान दिए रहते थे। तो सर जो आपका सेकंड पेपर सर लॉ वाला था, जो LLM के बाद होता है सर पीएचडी के लिए, तो सर उसके लिए आपने क्या रणनीति बनाई? जैसे आपने अभी फर्स्ट पेपर के लिए अपने थोड़ा सा बताया कि आपने केवी स्मदान पढ़ा और जो है और चीजों से मदद ली, तो सेकंड पेपर जो आपका लॉ था सर, इस पे थोड़ा सा बताइए, जो व्यूअर हैं वो जानना चाहते हैं कि लॉ वाले में क्या पढ़ा। लॉ के लिए तो मैंने सारी बुक पढ़ी, मैंने लाइब्रेरी से बुक पढ़ी, मैं हर एक प्रोफेसर से, जिस प्रोफेसर से जो जिस विषय के प्रख्यात विद्वता थे, उस प्रकार से मैंने उनसे सहायता ली, मैं उनसे पूछा कैसे। इसमें मेन चीज होती है कांसेप्ट क्लियरिटी, कांसेप्ट क्लियर होना चाहिए हर आईना, और लॉ में तो खास करके। और लॉ सबसे मतलब कि लेंदी सब्जेक्ट है, इसमें कई सब्जेक्ट रहते हैं और बहुत सी सारी किताबें रहती हैं। तब वो है तो हमें यहाँ से वो अंतर्निहित ज्ञान की बातें हैं कि वो हमारे प्रोफेसरों से हमें सहायता के सर इसमें जो 10 यूनिट होते हैं सर, तो इसमें 10 यूनिट में आपको सबसे टफेस्ट पार्ट कौन सा लगा? जो 10 यूनिट आपके लॉ के हैं, 10 यूनिट में सबसे टफेस्ट पार्ट जूरिस्प्रूडेंस है, जो कि कहीं से पूछ लेता है, क्या बोल लेता है। फैमिली लॉ लोग अक्सर कर ले जाते हैं, IPC लोग अक्सर कर जाते हैं, लेकिन एक फैमिली लॉ सब्जेक्ट है जो कि नॉर्मल है, लेकिन जूरिस्प्रूडेंस सबसे टफ सब्जेक्ट है। तब जूरिस्प्रूडेंस की मैंने 3-4 किताबें पढ़ी। IPR इसमें आता है, नए सिलेबस में डाल दिए IPR, तो वो बेयर एक्ट IPR को पढ़ना पड़ता है, तो मैंने उसके लिए बेयर एक्ट पढ़ी थी। और बेयर एक्ट तो सबसे ज्यादा जरूरी है, प्लस कांसेप्ट क्लियरिटी सबसे ज्यादा। इंटरनेशनल लॉ भी इसमें ज्यादा पूछ लेते हैं, तो इंटरनेशनल लॉ के लिए आप किताब को इंटरनेशनल लॉ पढ़ता नहीं है, लेकिन वो इसमें क्या है कि 5-10 क्वेश्चन इसमें आ जाते हैं, और वो एक प्रकार से बेनिफिट देता है। वो नॉर्मल टाइप के पूछते हैं, ह्यूमन राइट भी इसमें आता है। तो सर इसमें आपने जो JRF की परीक्षा से उत्तीर्ण की, तो इसमें आपने किसी कोचिंग की कोई मदद ली कि आपने केवल सेल्फ स्टडी और अपने गुरुजनों के मार्गदर्शन से ही ये परीक्षा उत्तीर्ण की? एक केवल हमारे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के गुरुओं का आशीर्वाद है, प्रोफेसरों का आशीर्वाद है कि ये सब लोगों के साथ, हमारे साथ के कई लोग JRF पे ना कोई कोचिंग की सहायता नहीं, हमारे सेल्फ स्टडी प्लस हमारे यहाँ गुरुजन लोग इतना ज्यादा कोऑपरेट कर देते हैं कि हमें कोचिंग की जरूरत नहीं पड़ी। सर जैसे कि मैं जानता हूँ इसमें 3 तरह के पार्ट होते हैं लॉ के, तो सर उस पर थोड़ा सा बताइए कि जो इसमें पीएचडी करना चाहते हैं तो किस तरह के वो पार्ट होते हैं, जैसे ह्यूमन राइट्स है। हाँ, इसमें एक तो जनरल चीजें हैं कि जिसमें वो मतलब कि कॉमन लॉ से आप पीएचडी कोई रिसर्च टॉपिक ले लेते हैं, लॉ का कोई भी रिसर्च आप कर सकते हैं, क्रिमिनोलॉजी हो गया, फैमिली लॉ हो गया, किसी से भी आप कर सकते हैं। एक अब नया कॉन्सेप्ट आ गया है कि आप इन्वायरमेंटल लॉ से और एक ह्यूमन राइट, 2 ऐसे कॉन्सेप्ट आ चुके हैं जिससे हम पीएचडी कर सकते हैं। तो हमारा ह्यूमन राइट से पीएचडी जैसे BHU में है, तो वो अलग से पीएचडी कराती है BHU हमारा, वो ह्यूमन राइट से, बाकी सब कॉमन रहते हैं। हाँ, कुछ जगह ऐसा है कि JRF वालों का फायदा ये मिलता है कि डायरेक्ट इंटरव्यू होती है और फेलोशिप भी मिल जाता है। तो सर ये बताइए कि आपने इस इतने कठिन एग्जाम को उत्तीर्ण करने के लिए कितने घंटे, नॉर्मल ये क्वेश्चन सर मेरे सारे वीडियो में आपको मिल जाते हैं कि कितने घंटे पढ़े, तो आप सर इस पे थोड़ा सा बताइए कि कैसे इसको आपने किया सर। नहीं, इसके लिए तो मैंने शुरू से ही सारी क्लासेज की थी, हमें ये बर्डन नहीं पड़ा कि मैं कितने घंटे पढ़ता। हाँ, जब समय मिल जाता था मैं पढ़ता था, मैं अपना कोर्स पढ़ता था, ऑब्जेक्टिव सॉल्व करता था और कंसंट्रेट होके पढ़ता था। और सबसे अच्छी बात यह है, अगर JRF निकालना है, कुछ भी करना है ऑनलाइन एग्जाम में,
तो ऑनलाइन एग्जाम में होना ये है कि वहाँ कंसंट्रेशन नहीं बन पाता। कुछ क्वेश्चन हमारे ऐसे होते हैं जो हमें आते रहते हैं और वो गड़बड़ हो जाते हैं, तब उससे बचने के लिए हमें कंसंट्रेट करते रहना चाहिए, हमें बार बार देखते रहना चाहिए। जो क्वेश्चन हमें नहीं आ रहे हैं उस क्वेश्चन पे ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए, उस पर रिलैक्स होके हमें अच्छे से तैयारी करके ध्यान देके उस पे आंसर पे टिक करना। सर ये बताइए, जैसे आपने फर्स्ट पेपर के लिए बुक लिस्ट बताई, तो आप ला के लिए भी कुछ अगर बुक लिस्ट 2-4 बच्चों को रिकमेंड कर दे जो इंपॉर्टेंट बुक हो, तो ताकि जो और है व्यूअर जो इस फील्ड में आना चाहते हैं, जेआरएफ एग्जाम उत्तीर्ण करना चाहते हैं, तो उनके लिए सर 2-4 बुक आप बता देंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। 2-4 बुक जैसे मैंने जूरिस्प्रूडेंस पढ़ी थी टीपी त्रिपाठी जी, एनवी परांजपे की, वो बहुत ज्यादा हेल्प की हमारे लिए। और आईपीआर की मैंने पढ़ा था, सामान्य जूरिस्प्रूडेंस, वो भी जूरिस्प्रूडेंस की सबसे अच्छी किताब है, उससे भी हमें सहायता मिली थी। और आईपीसी की तो हमारे एसएन मिश्रा सर जो प्रोफेसर थे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से, मैं उनकी ही किताब पढ़ा हूँ और बेयर एक्ट पढ़ा हूँ उसके लिए। और आईपीआर के लिए डॉक्टर जेपी मिश्रा इस समय प्रोफेसर भी हैं, उनकी बुक से हमें हेल्प मिली थी आईपीआर के लिए। और कॉन्स्टिट्यूशन है तो जयनारायण पांडे हमारे यहाँ के प्रोफेसर थे, उन्होंने लिखा है किताब, वो बहुत अच्छी किताब है, भारत सरकार द्वारा पुरस्कार भी उन्हें प्राप्त हुआ है। तो कॉन्स्टिट्यूशन हमारा उससे पढ़े थे, और एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ पढ़े थे हम, और बाकी सब बेयर एक्ट, नॉर्मल बेयर एक्ट बहुत जरूरी है। तो सर ये बताइए कि आपने जब जेआरएफ का एग्जाम उत्तीर्ण नहीं किया था और जब आपने जेआरएफ का एग्जाम उत्तीर्ण कर लिया, तो दोनों के बीच में सर आपने क्या परिवर्तन देखे? परिवर्तन ने देखा कि जो प्रोफेसर थे वो इज्जत देने लगे, वो स्टूडेंट पहले तो सोशल स्टेटस बदल जाता है तुरंत सोशल स्टेटस बदल जाता है, लोग आपको जानने लगते हैं और फिर आपकी गिनती जो होती है गिने चुने लोगों में होने लगती है। और फिल्ला से जेआरएफ करने का मतलब है पारंगत विधिवेत्ता और सर्वांगीण विकास, और ला एक सब्जेक्ट अपने आप में ही सर्वोपरि होता है। जब एक वकील होते हैं और वकील ही सर्वज्ञ कहलाते हैं, तो वकील की एक टॉप स्टेज पहुंचती है, वो हमारी पीएचडी की है ला से, तब वो स्टेटस बदल जाता है, प्रोफेसर लोग मानने लगते हैं कि हमारे अंडर में करना है, अब लड़का कुछ कर लेगा, फिर अपने अंदर एक जोश, एक जुनून, एक अलग से ऊर्जा मिलती है हम लोगों को जेआरएफ करने के बाद। सर आपको चैनल पे आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने बच्चों की स्ट्रेटेजी जो बताई और उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद, आप लोगों का जेआरएफ जंक्शन में स्वागत है। ये हमेशा इसी तरीके से ये वीडियो डालते रहेंगे। हम यही आपसे आशा करते हैं और अनुरोध भी करते हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा जेआरएफ जंक्शन को फॉलो करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और नए नए लोगों का इंटरव्यू, साक्षात्कार आपके पास पहुंचता रहेगा इस चैनल के माध्यम से। बहुत बहुत धन्यवाद, अभिनंदन जी। आप इसमें कमेंट करके हमको बता सकते हैं कि आपको किस तरह के किस फील्ड में चाहिए, उसके लिए हम बड़े बड़े प्रोफेसरों और सबको इनवाइट करेंगे। तो हमारी आपसे जल्द मुलाकात, नमस्कार।